नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। जी हाँ, हम आज हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ सीजी 24 की तरफ से चल रहा है एक मुहिम। आगामी बजट में छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी, प्लेसमेंट देना के वेतनभोगी स्कूल सफाई कर्मचारी, चाहे वो प्लेसमेंट के हो, चाहे कोई भी विभाग के कर्मचारी हों, उन लोगों के लिए सीधा हम चला रहे हैं एक मुहिम। हम बात करेंगे सीधे उनके अध्यक्ष और प्रवक्ताओं से कि आगामी बजट जो छत्तीसगढ़ सरकार के 1 मार्च के बाद कभी भी चालू हो सकता है, उसमें वो क्या देंगे सुझाव और क्या है उनकी राय। कितने उम्मीदें हैं बजट में सरकार को, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के यह आखिरी वर्ष है। उसके बाद बजट सत्र अंतिम बार पेश होने वाला है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कहीं न कहीं से आचार संहिता लग जाएगा, फिर चुनाव दौर आ जाएगा। तो इस बार के बजट सत्र में कितने ही उम्मीदें। आज हम पहुँचे हैं रायपुर के तेली बांधा के नेस्कैफे में, जहाँ हम करेंगे नेस्कैफे के साथ बजट की बात। हमारे साथ इधर जुड़ रहे छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी से। आज हम करेंगे सीधा बजट सत्र को लेकर सीधे बात। सर, न्यूज़ सीजी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संजय भाई। सर, अभी कांग्रेस सरकार को 4 साल हो चुके हैं पूर्ण छत्तीसगढ़ में। कहीं ना कहीं उन्होंने घोषणा पत्र में 2 बिंदुओं में वादा भी किया था और इस सत्र का अंतिम बजट है। तो क्या उम्मीदें हैं आपको छत्तीसगढ़ सरकार से? अंतिम बजट के लिए कर्मचारियों के हित में किस प्रकार से फैसला लिए जा सकते हैं? क्या उम्मीद करते हो आप सरकार से? क्या कहेंगे आप? मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 5,46,000 कर्मचारियों के हित में सरकार से बहुत उम्मीदें रखा हूँ बांधे, और भूपेश है तो भरोसा है। इस लाइन पे हम सब 5,46,000 कर्मचारियों को भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब देखना ये होगा कि जो बजट अभी प्रस्तुत होने वाला है, तिथि तय नहीं हुई है, पर 1 मार्च से विधानसभा का बजट शुरू होगा, सत्र जो है। तो हम सबों को यही उम्मीद है कि हम सबों को, जो हम सब के लिए घोषणा पत्र में अलग अलग बिंदुओं में अलग अलग बातें रखी गई हैं, सबकी मांगें भी थोड़ी अलग अलग हैं, उन सबों को सरकार पूरा करे। और यदि सरकार हम 5,46,000 कर्मचारियों की, समस्त लोगों की जो जो मांगे हैं, जैसे जिनका मांग न्यूनतम वेतनमान का है, जिनका मांग अंशकालीन से पूर्णकालिक का है, जिनका मांग बिचौलिए मध्यस्थ को, मीडिएटर को, जो कंपनी है उसको ख़त्म करके सीधे विभाग में से वेतन प्रदान करने का है, जिन लोगों से नियमितीकरण का वादा है, जिन लोगों का नियमितीकरण के बजाय स्थायीकरण या स्थायी कर्मी बन पाना संभव है, इस प्रकार सभी से जो जो वादा सरकार ने किया है, यदि सरकार, वर्तमान सरकार हम सबों की उन सभी वादाओं को पूरा करती है, तो वर्तमान वित्तीय भार अतिरिक्त मात्र 4,200 करोड़ का अतिरिक्त आएगा। यह 4,200 करोड़ का जो अतिरिक्त वित्तीय भार है, इसे मैं मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा जंबो बजट, 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख करोड़ का वित्तीय बजट जो है वर्तमान हमारे लाडले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत करी जाएगी, ऐसी बातें हमें सुनने मिल रही हैं। तो उसके हिसाब से 4,200 करोड़ बहुत ही छोटी राशि है। यदि 4,200 करोड़ की राशि का प्रावधान सरकार बजट में रखती है, तो आज नहीं तो कल हम सबको उम्मीद बंधी रहेगी कि हम समस्त 5,46,000 कर्मचारियों के मनोकामना पूर्ण होने वाली है। सर, कहीं ना कहीं से आप छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हो, आपने लगातार आंदोलन किए, बैठका का भी आयोजन किए, तो कहीं ना कहीं से सरकार के साथ एक बातचीत भी होता है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। कहीं ना कहीं 4 साल से लंबित एक प्रक्रिया, उससे पहले भी कई साल से लंबित रहा मामला। तो इस बार के जो बजट आ रहा है, उसमें आप लोग कर्मचारी की तरफ से और मोर्चा की तरफ से आप क्या सुझाव देना चाहते हो छत्तीसगढ़ सरकार को बजट के लिए? क्या कहेंगे आप? सरकार को बस मैं यही सुझाव दूंगा कि हम लोग समस्त 5,46,000 ST SC OBC जनरल कास्ट के छत्तीसगढ़िया लोग हैं। हम लोग बहुत ही न्यूनतम वेतनमान में सरकार की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत बात छोड़ूं तो ये 5,46,000 जो हम लोग कर्मचारी हैं, वो लगभग 15 साल से 25 साल, कुछ को 15 साल भी हो गया, कुछ को 25 वर्ष हो गया है, और कुछ को 1-2 माह भी हुआ है, और कुछ को 2 वर्ष 3 वर्ष भी हुआ है। इस प्रकार से अपनी निरंतर सेवाएं देते आ रहे हैं, और हम सबको बहुत उम्मीद है। और सरकार को मैं यही सुझाव दूंगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि मितानिन बहन भाइयों का है, रसोईया बहन भाइयों का है, सफाई कर्मी बहन भाइयों का है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का है, ये जो वर्ग है, ये सरकार से न्यूनतम वेतनमान प्राथमिकता से मांग रहा है। भविष्य में जब इन्हें न्यूनतम वेतनमान मिलना शुरू हो जाएगा, 1-2 वर्ष निरंतर इन्हें न्यूनतम वेतनमान मिलने लगेगा, चाहे वो श्रमिक दर के श्रमिक का हो या कलेक्टर दर का श्रमिक का, जो भी सरकार तय करती है, जो उनको भी
जिसमें उनकी सहमति बनती है, जो भी मध्य का रास्ता निकले, तो यदि वो राशि वो निरंतर 1-2 वर्ष तक लेना प्रारंभ करेंगे, उसके पश्चात वो भविष्य में अपने नियमितीकरण, स्थायीकरण या स्थायी कर्मी का दावा प्रस्तुत करेंगे। तो सरकार से केवल अभी वर्तमान में इनका एक सूत्री मांग ये है कि न्यूनतम वेतनमान इन्हें दिया जाए, जिसमें बहुत ही छोटी राशि 660 करोड़, 713 करोड़, 470 करोड़ और मितानिन में भी लगभग 200-250 करोड़ इतने का अतिरिक्त बोझ सरकार को आने का है। इसी के साथ में आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका वालों से सरकार ने साफ स्पष्ट घोषणा पत्र में वादा किया है कि हम बिचौलिए को समाप्त करेंगे। मीडिएटर जो है, मध्यस्थ जो कंपनी या प्लेसमेंट एजेंसी के जो ओनर मालिक होते हैं, उन्हें समाप्त करके विभाग से उन्हें सीधे वेतन भुगतान करेंगे। तो इसमें सरकार को हजारों करोड़ रुपए, क्योंकि 40% अतिरिक्त राशि इन मीडिएटर को मिलता है सरकार के माध्यम से जब ये टेंडर लेते हैं या ठेका लेते हैं, तो उस हजारों करोड़ रुपए की राशि की भी बचत होगी और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें विभाग से सीधे वेतन देना प्रारंभ करेंगे। तो भविष्य में ये भी आगामी 1-2 वर्षों के पश्चात अपने लिए नियमितीकरण, स्थायीकरण या स्थायी कर्मी, जो भी कानूनी रूप से उन्हें उचित लगेगा, सरकार और उनके बीच में जो उचित बातचीत के माध्यम से मार्ग निकलेगा, उसमें अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद बचते हैं एक बहुत बड़ा तबका है जिन्हें काम से बाहर कर दिया गया है। उनकी एकमात्र मांग है कि उन्हें कैसे भी करके वापस विभागों में रखा जाए, उनसे काम लिया जाए, उनकी बहाली की जाए। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी उन लोगों को यदि सरकार रखना चाहती है तो रख सकती है और वो सब भी उसमें सहयोग करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा तबका है जो संतुष्ट हो सकता है। अब अंत में आते हैं संविदा, दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक। मैं यहाँ पे श्रमिक दर और कलेक्टर दर के श्रमिक इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि घोषणा पत्र में संविदा और दैनिक वेतनभोगी तो लिखा है, पर आपको मैं इसमें विस्तार से बताना चाहूँगा कि सभी श्रेणी का कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला है। पर ये जो श्रमिक दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक हैं, इस बारे में लोगों का ध्यान नहीं जाता और इनकी संख्या लगभग 54 विभाग और 40 निगम मंडल आयोग में 30 से 40 हज़ार के बीच में है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कौन है श्रमिक दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक। 5 मार्च 2008 को सामान्य प्रशासन का एक आदेश छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निकाला गया था, जो कि उमा देवी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से निकाला गया, सभी राज्यों में देश के यहाँ निकाला गया। उसमें कंडिका 4 और 5 में कुछ बातें जोड़ी गई और ये जो कंडिका 4 और 5 की बातें हैं, उसे कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, चाहे वो पूर्ण बहुमत की हो या किसी भी प्रकार की सरकार हो, उसे शिथिल नहीं कर सकती, उसे निरस्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कंडिका है। इसको केवल और केवल संशोधन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में है। तो अब आप समझ गए। तो उस कंडिका 4 और 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 मार्च 2008 के पश्चात, मतलब जिस दिन यह आदेश लागू हुआ, जब इसको आत्मसात किया छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार द्वारा, उसके पश्चात दैनिक वेतनभोगी, अनियमित कर्मचारी, तदर्थ कर्मचारी और कलेक्टर दर के कर्मचारी रखने की उसमें सख्त मनाही, निषेध है। इसीलिए उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने इसका एक समाधान निकाला, एक उपाय निकाला, एक तोड़ निकाला कि वो 2009 के पश्चात या 5 मार्च के बाद, ये कह सकते हैं 2009 की बजाय अप्रैल मई से भी 2008 के, कि नए पदनाम श्रमिक दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक के पदनाम के साथ लोगों को कार्यों में, विभागों में मर्ज करना शुरू किया और इन्हें जो है श्रमिक दर और कलेक्टर दर का जो वेतनमान होता है, जो 4 श्रेणियों में लागू होता है, उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल में, वह प्रदान करना प्रारंभ किया। आज ऐसे लोगों की संख्या संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 30 से 40 हज़ार के बीच है और इन लोगों को, सबसे बड़ी बात, बिना मध्यस्थ के, बिना मीडिएटर के राजकोष से विभाग इन्हें सीधे भुगतान करके अपने पास रखता है। इनकी सबसे बड़ी संख्या जो है वो लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, इरिगेशन विभाग, पीएचई विभाग सहित बहुत सारे विभागों में है, जो आप पता करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनकी जो मांगे हैं, जो मैं संविदा और दैनिक वेतनभोगी के साथ इनको जोड़ा, वो इसलिए जोड़ा क्योंकि दैनिक वेतनभोगी जो 2008 तक के थे वो मात्र 3000 हैं और हमारी संख्या जो है, इसमें मैं भी आता हूं, तो हमारी संख्या लगभग 30 से 40 हज़ार, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो सरकार ने जो नियमितीकरण का वादा किया है दैनिक वेतनभोगी और संविदा से, तो सरकार उनके लिए तो नियमितीकरण कर सकती है। और चूंकि आप सुझाव की बात किए थे संजय भाई, इसलिए इस विषय को मैं जोड़ा हूँ। तो मैं श्रमिक और कलेक्टर दर श्रमिक के लिए सुझाव दूंगा सरकार को कि मध्य प्रदेश में 2016 में
इसी प्रकार के बैकडोर एंट्री वालों को वहाँ के समस्त विभागों के 48,000 लोगों को स्थायी कर्मी बनाया गया। स्थायी कर्मी ये वही है जो नियमितीकरण की जगह में स्थायी कर्मी शब्द का उपयोग हुआ, पर जो एक नियमित कर्मचारियों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो महंगाई भत्ता हो, चाहे वार्षिक वेतन वृद्धि हो, चाहे अनुकंपा हो। अब तो छत्तीसगढ़ में पेंशन लागू हो गया, तो पेंशन का लाभ भी स्थायी कर्मियों को मिलेगा। तो इस प्रकार से उस समय जब सरकार ने, एमपी की सरकार ने 2016 में यह नियम लाया, तो न इसमें कोई संवैधानिक बाधा आई उमा देवी प्रकरण की, न किसी शिक्षित बेरोजगार के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, क्षमा चाहूँगा, कानूनी बाधा आई उमा देवी प्रकरण की। और बजट के दृष्टिकोण से जो न्यूनतम वेतनमान था, जैसे अभी न्यूनतम वेतनमान ये श्रमिक दरों के लिए लागू होगा, तो तृतीय श्रेणी के लिए 19,500 और चतुर्थ श्रेणी में 15,600 का जो दर है उस न्यूनतम वेतनमान के साथ विभागों में मर्ज किया जा सकता है। और इसमें मात्र 287 करोड़ का खर्च सरकार को आता है। और यदि अब मैं आता हूँ, अगर ये जितने भी आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका और जो मितानिन बहनें और सब में मैं बोल रहा हूँ, यदि सरकार को लगता है कि भाई 4,200 करोड़ का ये खर्चा जो निकला है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसमें 10 वर्ष का बंधन सभी श्रेणी में डाल देते हैं। मतलब संविदा में भी डाल दिए, दैनिक वेतनभोगी में भी डाल दिए, श्रमिक कलेक्टर में भी डाल दिए, मितानिन में भी डाल दिए, रसोईया में भी डाल दिए, सफाई कर्मी में भी डाल दिए, आंगनबाड़ी में भी, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका में भी, कि भाई जो जिनका 10 साल हो गया है, पहले उन लोगों को तत्काल मर्ज किया जाए, या उन लोगों को न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, या उन लोगों को नियमित किया जाए, या उन लोगों को स्थायी कर्मी बनाया जाए, और उन लोगों से बिचौलिया हटाया जाए। तो सरकार को मात्र बहुत ही कम राशि का व्यय आने वाला है। लगभग 4,200 करोड़ की राशि घट के, बहुत ज़्यादा नहीं तो 1,000 करोड़ से नीचे आ जाएगी। इसके साथ ही अब लोगों को ये भय रहेगा कि भाई जो बच गए उनका क्या होगा 10 साल में। तो कभी भी सरकार नीति बनाएगी तो मैं अपने 5,46,000 कर्मचारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि वो सबके लिए बनाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 10 साल किसी संविदा में 10 साल ले लिया, या दैनिक वेतनभोगी में 10 साल ले लिया, या श्रमिक तो कलेक्टर में 10 साल ले लिया, तो केवल उन्हीं का करेगा। नीति पूरे जितने लोग हैं उनकी संख्या 45,000 हो, 3,000 हो या 40,000 हो, सबके लिए नीति बनेगी। 10-10 साल जैसे जैसे होते जाएगा विभाग में मर्ज होंगे। वैसे ही रसोईया, मितानिन, आंगनबाड़ी और स्कूल सफाई कर्मी के लिए अगर कोई बनाएगी 10 साल में, तो वो सभी के लिए नीति बनाएगी, और जैसे जैसे 10 साल होते जाएगा वो सब विभागों में मर्ज होंगे या न्यूनतम वेतनमान के पात्र होते जाएंगे। ये सुझाव हम सरकार को दे रहे हैं, पर सरकार बाध्य नहीं है हमारे सुझाव को मानने के लिए। सरकार हो सकता है कि एक बहुत अच्छा बजट दे और हम लोगों को एक झटके में सभी की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, और 4,200 करोड़ का वो प्रावधान कर दे। जी, कहीं ना कहीं बजट से क्या उम्मीदें हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कांग्रेस सरकार से बजट से आपको किस प्रकार से उम्मीदें हैं। आपने बहुत अच्छे से सुझाव भी दिए। जिस प्रकार से आप 4,100 कुछ करोड़ रुपए की बात कर रहे हो, जिससे कहीं ना कहीं से सभी कर्मचारी के जो प्रावधान है, जो लोग के मांगे हैं, लगभग पूर्ण हो सकती है, ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ते हुए कम पैसों में और अतिरिक्त तय सीमा में, मतलब जो किया जा सकता है। अब वही पास हम बात करते हैं, अगर कोई इस बजट सत्र में अगर कर्मचारियों की मांग को अगर सरकार अगर पूर्ण नहीं करता, तो आने वाले समय में 5,46,000 कर्मचारी क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं, व्यक्तिगत तौर पे 100% उम्मीद है कि सरकार एक कुछ न कुछ एक शुभ शुरुआत जरूर करेगी। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, मेरे संवेदनशील मुख्यमंत्री, हम सब के संवेदनशील मुख्यमंत्री जरूर कुछ न कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। परंतु यदि 1% भी हम मानते हैं कि कुछ भी, किसी भी के लिए कोई शुरुआत नहीं होती है या कुछ भी सकारात्मक सुनने नहीं मिलता है, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमें कोई निराशा नहीं होगी। हम 2008 से 2023 हो गया, हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम समस्त विपक्षी दलों के पास जाएंगे, अपने इन सुझावों को पृथक पृथक रूप से घोषणा पत्र में जुड़वाएंगे। इसके अलावा जो वर्तमान सरकार है, जिस पार्टी की, वह पार्टी भी चुनाव में जाएगी, तो उसमें भी पुनः इसको जुड़वाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम कर्मचारी हैं, अनुशासन में रहना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। हम लोग कुछ भी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, पर हम केवल निवेदन और प्रार्थना कर सकते हैं। और बस मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि हम लोगों के लिए एक शुभ शुरुआत हो, और एक जो भूपेश है तो भरोसा है, यह लाइन हम अनियमित कर्मचारियों के लिए भी सच साबित हो, ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाए आगामी मार्च के बजट में। सर, आपने कहा कि अगर कोई सरकार अगर घोषणा पत्र में अगर कोई कर्मचारी की बातों को अगर ध्यान नहीं देता है या पूर्ण नहीं करता, तो हम फिर से जाएंगे अन्य पार्टियों के पास, सरकार के पास, कि कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में फिर से बातों को शामिल किया जाए। लेकिन 2018 में मैं बताना चाहता हूं आपको, टी एस बाबा ने छत्तीसगढ़ में 36 वादों के साथ उसमें कर्मचारियों को 2 बिंदुओं में
अपने घोषणा पत्र में अंकित किया था, घोषणा क्रमांक में, लेकिन वो बिंदु अभी भी पूर्ण नहीं कर सका है कांग्रेस पार्टी। अगर आप फिर भी आपको उम्मीद है कि आने वाले सत्र में फिर घोषणा पत्र में वादा करेंगे और सरकार पूर्ण कर देंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं संजय भाई मेरे अपने पूरे 5,46,000 अनियमित कर्मचारियों को, आपके समस्त दर्शकों को और आपको बताना चाहूँगा कि हम कर्मचारी हैं, हम कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। तो सीधी-सीधी बात है कि हमको राजनीतिक दल के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए नीति चाहे कोई भी सरकार हो वही लाएगी। जैसे इसके पहले की सरकार जो है, भाजपा की सरकार, उसने 2 लाख लोगों को, शिक्षाकर्मियों को नियमित किया, 50,000 लोगों का नियमितीकरण किया, सॉरी, शिक्षाकर्मियों को संविलियन किया, नियमित नहीं, संविलियन किया, और 50,000 लोगों को 2008 में, जो 5 मार्च का जो उल्लेख करा था, उसी समय 50,000 लोगों को नियमित किया। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ संभव है, होता है, बीजेपी सरकार ने किया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है, और हम लोग किसी न किसी राजनीतिक दल के ऊपर तो मजबूरी है, भरोसा तो करना पड़ेगा, और वो नहीं करेंगे तो मांग ही कर सकते हैं, नहीं तो हम कर्मचारी और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और क्या रास्ता है। तो बजट सत्र में अगर आपकी मांग पूरा नहीं होगा तो आप क्या करोगे? पर्सनल बताइए, व्यक्तिगत आप क्या करोगे अगर बजट सत्र में अगर मांग को पूरा नहीं करते? क्या आप कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रवक्ता के पद में भी अभी बैठे हो, कार्य कर रहे हो, और सरकार के विरुद्ध में अपने कर्मचारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे अगर बजट सत्र में पास नहीं, मतलब आपके प्रावधान को पास नहीं किया, बातों को नहीं माने तो? अब व्यक्तिगत तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि यदि नहीं होता है, बाकी 5-46 का मैं नहीं जानता, तो मेरे अंदर में निराशा नहीं आएगी, और मैं नई ऊर्जा के साथ में, नए उपाय समाधान के साथ में, जो संवैधानिक हो, कानूनी हो, उसके साथ में सुझाव लेकर ही सभी दलों के पास जाऊंगा, उनसे घोषणा पत्र में स्थान दिलवाऊंगा, और ये प्रयास रहेगा कि कैसे भी करके ये लक्ष्य की प्राप्ति हो। सर, आप कौन से डिपार्ट से हो कर्मचारियों में, और आप कितने सालों से कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे हो, और अभी तक आप लोगों को सफलता क्यों नहीं मिला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे मात्र अभी 2 वर्ष हुए हैं। मैं लोक निर्माण विभाग में श्रमिक दर का श्रमिक हूँ, उसके अंतर्गत काम करता हूँ, और सफलताएं हमको मिली हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा कि भाई, ईपीएफ की लड़ाई जो पीडब्ल्यूडी में बहुत दिन से पेंडिंग थी, उसका परिणाम में कहीं ना कहीं मेरा भी एक आध अंश का योगदान है, और मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है मेरे कार्यालय की, उनका योगदान है। इसके अलावा विधानसभा में पहली बार जो है 15-16 साल में हम लोगों की जानकारी गई श्रमिक दर के श्रमिक के रूप में। पहली बार हमारा टाइटल क्लियर हुआ कि हम दैनिक वेतनभोगी में नहीं आते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा में हम लोगों के विषय में जो पीडब्ल्यूडी इत्यादि के बारे में सवाल लग रहे हैं, अभी आपको इस सत्र में भी बहुत सारे हमारे सवाल लगते हुए मिलेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे हमारे प्रांत अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी ने एक अवसर दिया प्रवक्ता के रूप में काम करने का, तो मुझे अनुभव हुआ, और मुझे पता चला कि हमसे भी बुरी स्थिति में बहुत से कर्मचारी हैं जिन्हें मासिक 1,000 रुपये के वेतन में 1,500 और 2,300 के वेतनमान में काम करना पड़ रहा है। 25-25 साल से सब संघर्ष कर रहे हैं। तो एक नया अनुभव हुआ, और बस यही उम्मीद है कि बजट सत्र में सरकार कुछ अच्छा जरूर करेगी। बिल्कुल मेरे को भरोसा है, और एक शुभ शुरुआत जरूर होगी। न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय भाई, और मैं अपने तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा, जो भी इस चैनल को, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप सभी इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि ये सब जो मीडिया हाउस है, जो न्यूज़ चैनल है, ये वही माध्यम है जो सरकार तक हमारी बातों को पहुँचाते हैं। CG 24 को तो करिए, इसके अलावा जितने भी मुद्दे जिस भी संगठन के हमारे विषय में आते हैं, उन्हें आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि व्यू बढ़ता है तो इन्हें विज्ञापन मिलता है, विज्ञापन मिलने से इन्हें एक आर्थिक सुरक्षा मिलती है। तो जो हमारे आर्थिक सुरक्षा के लिए इतना कीमती समय अपना देते हैं, हमारी बातों को सरकारों तक पहुंचाते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य और दायित्व बनता है नैतिक रूप से कि हम इनकी मदद जरूर करें। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी ने बताया कि सरकार को किस प्रकार से आगामी बजट में कर्मचारियों के हित में सिर्फ 4,100 कुछ करोड़ रुपए के लागत से लगभग सभी कर्मचारियों के हित में फैसला लिया जा सकता है। वहीं पास उन्होंने साफ साफ यह भी बता दिया है कि अगर कोई कर्मचारियों संगठन में लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पे एक भरोसा भी है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है। अब देखना यह है कि आगामी बजट में कांग्रेस सरकार द्वारा आखिरी बजट पेश करने वाले हैं, उसमें कर्मचारी हित के लिए कौन कौन से फैसला लेते हैं। वही पास देखा गया कुछ समय पहले TS बाबा ने भी एक बड़ा बयान दिया था कर्मचारियों के संबंध में। अब देखना है कि कुछ समय पूर्व जो होने वाला बजट सत्र है, उसमें किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार फैसला लेता है और अपने 2 बिंदुओं में किए गए घोषणा क्रमांक में जो वादा किए थे उसको पूर्ण करते हैं। बने न्यूज़ CG 24 के साथ।